Hi guys, this is Bharat and welcome to my channel Dream and Achieve. I am here with amazing lectures on Indian polity for all the government exams. I wish that it stands helpful for all the aspirants and hope that you dream high and achieve all your goals. Please don't forget to subscribe, like and share my videos and please press the bell icon for more amazing content for the same. शुरू करते हैं दोस्तों आज के चैप्टर से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सारे ही चैप्टर्स वैसे इम्पोर्टेंट हैं बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट होता है मैं स्पेसिफिकली ज़रूर स्टार्टिंग में चैप्टर के आपको कह के बताता हूँ और बड़ा इजी भी है। और आपने देख लिया होगा दैट इज़ इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे देश में क्या होता है दोस्तों, खास करके जैसे अभी पेंडेमिक का बहुत खतरनाक वाला समय चल रहा है, तो देश जो है चारों तरफ से बहुत सारी समस्याओं से झेल रहा है, जूझ रहा है। बॉर्डर पे भी फॉरेन रिलेशन हमारे चाइना के साथ अभी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ पहले से ही अच्छे नहीं थे, नेपाल के साथ भी अभी रिश्ते जो है देश के बिगड़ गए हैं, राइट। तो बॉर्डर पे भी हमारी सिचुएशन अभी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। इट्स वेरी द सिचुएशन इज़ वेरी ग्रेम। इसके अलावा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक से तो सभी सारे देश जो ऑलरेडी झेल ही रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो चुका है, इकोनॉमी इज़ इन अ वेरी बैड शेप। तो यानी कि चारों तरफ से हमारे देश में अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से समस्याओं से हम सब घिर चुके हैं। तो इस चीज़ की कहीं न कहीं जो है हमारे विज़नरीज़ जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं न कहीं इस बारे में सोचा ज़रूर था कि आने वाले समय में कोई डिफ़िकल्ट टाइम्स ऐसे आ सकते हैं, जहाँ पे हमारे देश में जो लॉज़ हैं, जो प्रोविज़न्स हैं, उनको एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है नहीं चलाया जा पाएगा। और टू मीट द अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हमें कुछ ऐसे प्रोविज़न्स डालने पड़ेंगे, जिससे हम सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकें। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल केसेस में तो सारे के सारे लॉज जो हैं देश में वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, लेजिस्लेशन चलेगा जैसे चल रहा था। बट मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, वॉर हो गया मान लीजिए किसी कंट्री के साथ, अचानक से रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रही है, अचानक से कंट्री की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, तो दोस्तों बताइए उस सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे? क्या नॉर्मल तरीके से जो कंट्री का जो नॉर्मल ढर्रा था जैसे वो चल रही थी, क्या उसी उसी ढर्रे के अंदर रहते हुए आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे वॉर की? नहीं कर पाओगे दोस्तों। मान लीजिए किसी स्टेट है, वहाँ पे गवर्नमेंट गिर गई गवर्नमेंट गिर गई या बहुत ज़्यादा राइट्स हो गए या बहुत ज़्यादा इंटरनल रिबेलियन हो गया। मान लीजिए नक्सलाइट्स ने छत्तीसगढ़ में आकर के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आग लगा दी, लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी समस्याएँ आ गई। बताइए आप क्या ऐसी सिचुएशंस को नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में डील कर पाओगे क्या नॉर्मल लेजिस्लेशन से? नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशंस को, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस को डील करने के लिए हमारे देश में फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी प्रोविजंस का जो प्रावधान है वो दिया था, ठीक है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों याद रखने वाली वो ये है कि हमारे देश का इमरजेंसी प्रोविजन हमारी कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर को कंप्लीटली यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। बाकी ऐसा किसी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। ये हमारे देश के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इकलौता अकेला फीचर है जो सिर्फ हमारी कंट्री में ही आपको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसलिए ध्यान में रखनी चाहिए कि वैसे तो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बोरोड है। अगर आप अगर आप जो है और डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा सेलिएंट फीचर्स का लेक्चर जाके आप जरूर देखें। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पूरा डिस्कस किया डिटेल में कि कौन सा फीचर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है। बट लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि पूरी कॉपी पेस्टेड है। कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो यूनिक हमारे फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने सोच के डाले हैं और उन्हीं फीचर्स में से एक ये है कि हमारा इमरजेंसी के टाइम फेडरल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए स्पेसिफिकली फोकस करके मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप इसको याद रखें, क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है। अब इमरजेंसी को दोस्तों उन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। वो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग, ये बिल्कुल सिंपल जीके का पॉइंट है। और इनमें से खास करके प्रेसिडेंट्स रूल तो बहुत ही कॉमन है और हमारे कंट्री के इतिहास में न जाने इतनी बार लगाया जा चुका है कि शायद मैं आपको काउंट भी ना करके एग्जैक्टली मैंने काउंट करके भी ना बता ना पाऊँ कि कितनी बार यूज़ उसको किया गया है। और उसको इनफैक्ट बहुत समय तक इम्प्रॉपर तरीके से यूज़ किया गया। आगे हम देखेंगे भी कि प्रेसिडेंट्स रूल को जो फ्रेमर्स ने हमारे जिस विजन से बनाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस विजन को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, उसको बहुत बुरी तरीके से मिसयूज़ किया गया अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए बाय दी लीडर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में।
तो एक होता है दोस्तों नेशनल इमरजेंसी, जिसका प्रोविजन आर्टिकल 352 में दिया गया है। नेशनल इमरजेंसी यानी कि हमारे पूरे देश में इमरजेंसी लगती है और पूरे देश में बहुत ज़्यादा हालात गंभीर माने जाते हैं, और ये जनरली उसके ग्राउंड्स क्या हैं दोस्तों, कब लगाई जा सकती है? इन केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 दोस्तों कंडीशन है जो हमारे देश में जिन कंडीशंस पे, जिन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा दूसरा मैंने आपको अभी बता दिया प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल का प्रावधान आर्टिकल 356 में दिया गया है। और ये कब लगाया जा सकता है दोस्तों? नाम से ही क्लियर है, किसी स्टेट में लगाया तब जा सकता है ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, या फिर ऑन आर्टिकल 365 विच इज फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। यानी कि दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होने का मतलब ये होता है कि जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के तहत नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा भाई अपना मनमानी चल रही है, धोखाधड़ी चल रही है, स्टेट जो मन में आया वो कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सारे के सारे एक्ट्स पास हो रहे हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं दोस्तों। और बेसिकली मजेदार बात यह है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का कहीं डेफिनेशन सही तरीके से डिफाइंड नहीं है। ऐसी कहीं लिखत में 4 पॉइंट्स नहीं लिखे हुए कि भाई ये 4 पॉइंट्स होंगे जब जब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट में फेल हो गई। और क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं लिखा गया है, इसी लूप होल का फायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट्स रूल को सरकार ने जब चाहे अपनी मनमानी से लगाया है, बोलते हुए कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, और अपने हित में उसको यूज किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये बड़ा एक इसका मिसयूज का पॉइंट है। तो ये कहीं डिफाइंड नहीं है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का मतलब क्या है, क्या पॉइंट्स होंगे जब फेलियर है, लेकिन उसका अगर आप मीनिंग मोटा मोटी समझना चाहें तो यही है कि नाम से समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार अगर नहीं चल पा रही है तो वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। यहाँ आर्टिकल 365 ये कहता है कि मान लीजिए सेंटर ने जो स्टेट को डायरेक्शन दिए हैं, वो डायरेक्शन अगर सेंटर फॉलो नहीं कर पा रहा है, स्टेट फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो भी प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 3 लिस्ट हमारे देश में बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यदि स्टेट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया, सेंट्रल लिस्ट पे कोई लॉज बना दिए, या सेंटर ने कोई डायरेक्शन दे दिया कि भाई हमारी ओवरराइडिंग पावर्स हैं, आप उनको मानना पड़ेगा, नहीं मान रहे सेंटर, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 360 में दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम है, यदि इंडिया जो है इतना ज़्यादा बुरी तरीके से कर्ज में डूब चुका है, इतनी ज़्यादा फंड्स को एलोकेट करने में समस्या हो रही है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी भी देने में प्रॉब्लम हो रही है, लोन लेके देश बहुत बुरी तरीके से डूब चुका है, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी है। मुझे नहीं लगता आपको याद करने में तकलीफ होगी, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो 4-4 के गैप में है। कोई एक आर्टिकल भी आप याद रखते हैं तो उसके आसपास के आर्टिकल आपको याद रहेंगे। आप चाहें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 याद रखें, ऑटोमेटिकली 4 माइनस कर देंगे तो 356 आ जाएगा, और 4 माइनस कर देंगे तो 352 आ जाएगा। 4-4 के गैप में तीनों आर्टिकल दिए हुए हैं, तो इसलिए प्लीज आप इसको आसानी से याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? तो इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, और वो प्रोवाइड किया गया था बाय 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। जो भी एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं जो मैं फोकस कर रहा हूँ, उन चीजों को मुझे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर याद करते हुए चलेगा, आपके एग्जाम्स में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, ट्रस्ट मी। अगर आप लेक्चर को खाली 2-3 बार ही देखेंगे और सही से नोट्स बना लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा हवा मत बनाइए, इतना ज़्यादा आप सोचिए मत दिमाग में ज़्यादा कि भाई इतना सारा रटना है, याद करना है, मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, आप 2-3 बार लेक्चर देखोगे तो आपके दिमाग में मोटा मोटी याद जरूर हो जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है प्रोविजंस। तो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी वेदर और नॉट एन इमरजेंसी डिक्लेरेशन ऑलरेडी इन ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही कैन डिक्लेयर इमरजेंसी फॉर होल ऑफ कंट्री और पार्ट ऑफ इट एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो दोस्तों 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता था कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी डिक्लेरेशन ऑलरेडी ऑपरेशन में है, भी मान लीजिए अभी भी देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, या प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हो चुका है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, तो भी प्रेसिडेंट दोबारा से इमरजेंसी डिक्लेयर और कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये पूरी की पूरी पावर है। ऐसा नहीं है कि भाई इमरजेंसी ऑलरेडी इन ऑपरेशन है तो आप दूसरी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते, जितनी बार चाहो उतनी बार डिक्लेयर कर सकते हो। मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया अभी तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, अब नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप बोलेंगे नहीं अब प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऑलरेडी इमरजेंसी लगी हुई है तो प्रेसिडेंट रूल और लगाना चाहे तो प्रेसिडेंट जो चाहे वो कर सकता है।
दूसरी चीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दूसरी चीज दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे देश में ये बताई गई है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के वो इमरजेंसी को चाहे तो पूरी कंट्री में लगा सकते हैं या फिर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर उनको लगता है कि पूरी कंट्री की जो सिचुएशन है, स्टेबिलिटी है, वो खतरे में है, तो वो पूरी की पूरी कंट्री में भी लगा सकते हैं। कोई छोटी सी जगह पे उनको लगता है कि भाई यहाँ ये इलाका है जहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए, तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो दैट्स प्रोविजन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और भी जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन हैं 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दो एक्ट में इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड किया गया था, तो वो हम और डिटेल में अभी इसी लेक्चर में आगे देखते हैं, तो मैं वहाँ बात करूंगा। बट जहाँ जहाँ जो चीज़ आती जा रही है रेलिवेंट, वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ उन पॉइंट्स को याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों 1980 में मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ था, उस केस के डिटेल्स मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके और बताएं कि वो मिनर्वा मिल्स केस क्या था और क्यों इतना इंपॉर्टेंट केस है हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। मैं डायरेक्टली जब एक लेक्चर डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट केसेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहाँ पे मैं और डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। बट मिनर्वा मिल्स केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1980 का, उसमें इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को चैलेंज किया जा सकता है, इस बारे में बताया था। कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी को जो डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट ने, जो मन में आया नींद से उठ के वो कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेरेशन की पावर दी किसको गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। इमरजेंसी को डिक्लेरेशन को भी चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करने के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? मैलाफाइड, इफ इट इज बेस्ड ऑन होनली एक्सट्रेनियस इररिलेवेंट फैक्ट्स, एब्सर्ड और परवर्स। यानी कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इमरजेंसी का डिक्लेरेशन एब्सर्ड यानी कि फालतू है, बिल्कुल गलत है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो चैलेंज कर सकता है। मैलाफाइड है मतलब उसके पीछे उसके इंटेंशन सही नहीं है, गलत इंटेंशन है, इमरजेंसी डिक्लेयर करके अपने जो मैलिशियस मोटिव्स को फुलफिल करना चाहती है सरकार, तो भी कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है गलत है। एक्सट्रीम इररिलेवेंट फैक्ट, जबरदस्ती इररिलेवेंट फैक्ट्स पे बेस्ड है, तो भी उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन जब मन चाहे उठा के कर दिया और उसका कोई चैलेंज नहीं है, कोई उसका सुनवाई नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पूरी की पूरी सुनवाई उसमें भी है, मतलब चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि प्रेसिडेंट के पास अकेले वो पावर नहीं है इमरजेंसी डिक्लेरेशन करने की, बाकी सभी पावर्स की तरह प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करते टाइम भी कैबिनेट की पूरी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। कैबिनेट जो बात बोलेगा उसी के कंसल्टेशन पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, बाकी जैसे कि प्रेसिडेंट बाकी सभी पावर्स भी उसके ऐसे ही हैं कि सभी के सभी पावर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट ही वो एक्सरसाइज करता है। एंड एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट उस इमरजेंसी को 1 महीने के अंदर अप्रूव करना कंपलसरी है। अप्रूवल नहीं होगा तो इमरजेंसी का पास नहीं होगा। दूसरी चीज, if Lok Sabha is dissolved and proclamation of emergency happen, then it can approve within 1 month of reconstitution if the RS is already approved in the meantime। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बनती है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया इमरजेंसी को डिक्लेयर करते टाइम, तो ऑब्वियसली लोकसभा उसको अप्रूव नहीं कर सकता इमीडिएटली। बट ऐसा कहा गया है कि उसके बाद भी जैसे ही लोकसभा तुरंत दोबारा आती है, उस लोकसभा के आने के 1 महीने बाद उसको उस इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड राज्यसभा तब तक के अप्रूव कर चुकी है उसको ऑब्वियसली। और अगर एक बार दोनों हाउसेज ने 1 महीने के अंदर उसको अप्रूव कर दिया, तो वो इमरजेंसी 6 महीने के लिए हमारे देश में कंटिन्यू रहती है। 6 महीने के बाद अगर दोबारा उसको और आगे लागू करना है तो उसको री अप्रूव करना जरूरी है। एंड ये प्रोविजन एक्ट एडेड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इस चीज को प्लीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मैंने वापस से आपको बाद में वापस से बात याद दिलाता हूँ कि जब भी हम इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं तो दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से 42nd एंड 44th। डिटेल में उसके प्रोविजंस क्या है हम आगे देखेंगे, बट दो चीजें हमने अभी इसी स्लाइड में देख ली, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इमरजेंसी जितनी बार भी चाहे उतनी बार रीअप्रूव हो सकती है, उसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। जब तक कि पार्लियामेंट को और प्रेसिडेंट को ये लगता है कि हमारे देश में इमरजेंसी को लगाने की ज़रूरत है, जब तक उसे लगता है कि हमारे देश की सिचुएशन जो है, कंडीशन, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नेशनल हो, वो सही नहीं है, तब तक इमरजेंसी को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि एवरी रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस।
स्पेशल मेजोरिटी का दोस्तों मतलब क्या है, मैंने पहले भी बात बता चुका हूँ इसको, मैंने डिटेल में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया है, प्लीज आप जाके उसको देखें। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ हाउस का मतलब होता है 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स प्लस वन एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि 2/3 लोग जब तक जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है और पूरे पॉपुलेशन के आधे से ज्यादा लोग अगर वोट नहीं करते हैं इसमें, तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा इमरजेंसी का। तो इसलिए आप देखिए दोस्तों, इमरजेंसी को पास करना एक कठिन काम है। ऐसा नहीं इतनी आसानी से इमरजेंसी कभी भी पास नहीं हो सकती है। डायर सिचुएशन में जब सभी लोग सहमत होंगे, मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर यू कैन से अग्रीइंग कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, तब ये प्रोविजन इमरजेंसी का लगाया जा सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में ये प्रोविजन दिए गए थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ईयर मिस्टेक हो गई, प्लीज दोस्तों उसको माइंड मत कीजिएगा, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था और 42nd जो है वो 1976 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, also can be removed by the president at any time without parliamentary approval. If the Lok Sabha passes a resolution disapproving the emergency, then the president must revoke it. ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। प्रेसिडेंट जब चाहे इमरजेंसी को हटा भी सकता है, पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। जब भी वो कन्विंस्ड होता है कि भाई अब इमरजेंसी और कंटिन्यू आगे नहीं करनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट उसको जब चाहे हटा सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर लोकसभा भी ये रेजोल्यूशन पास करता है कि अब इमरजेंसी को अब डिसअप्रूव किया जाता है, अब इमरजेंसी और कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो भी प्रेसिडेंट को रिवोक इमरजेंसी को करना अनिवार्य हो जाता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1978 अगेन उसमें ये प्रोविजन दिया गया था। दूसरी चीज दोस्तों, डिसअप्रूवल नीड्स ओनली कॉन्करेंस ऑफ RLS व्हाइल अप्रूवल विच नीड्स बोथ हाउसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन दोस्तों बताया मैंने आपको पहले भी, डिसअप्रूवल यदि इमरजेंसी को हटाना है तो सिंपली लोकसभा अगर ये रेजोल्यूशन पास कर देता है कि भाई इमरजेंसी को हटाया जाए, तो पर्याप्त होगा इमरजेंसी को हटाने के लिए। लेकिन जो अप्रूवल है वो हद से ज्यादा कठिन है, उसमें दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट नेक्स्ट लाइन में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि डिसअप्रूवल आसान इसलिए भी है कि डिसअप्रूवल में सिंपली सिंपल मेजोरिटी लगता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब होती है 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से ज्यादा एक, बस सिंपल। यानी कि जितने प्रेजेंट वोटिंग मेंबर्स है उससे बस आधे से ज्यादा मेंबर्स अगर बोल दें कि भाई इमरजेंसी को अब हटा देना चाहिए, तो इमरजेंसी हट जाएगी। लेकिन अप्रूवल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल के लिए दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, और डिसअप्रूवल में दोनों हाउसेस की जरूरत पड़ती भी नहीं है। सिर्फ लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास कर दे कि अब इमरजेंसी हटाई जाए, तो प्रेसिडेंट को हटाना अनिवार्य हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, प्लीज इन पॉइंट्स को आप एक बार अच्छे से गौर कर लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इमरजेंसी के दोस्तों इफेक्ट्स क्या होते हैं? अभी हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल और प्रेसिडेंट्स रूल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 352। इमरजेंसी के टाइम पे इफेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, क्या स्पेशल चेंजेस होते हैं हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेशन में, गवर्नेंस प्रोसेस में क्या चेंजेस होते हैं दोस्तों? पहला सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है कि सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट रिगार्डिंग एनी मैटर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इमरजेंसी प्रोविजन एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिक है, जिसमें सारे के सारे फेडरल फीचर्स यूनिटरी फीचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अब होल एंड सोल पावर जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर खत्म हो जाती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट रिगार्डिंग एनी मैटर। ऑब्वियसली जब सारी की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को आ गई, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सारे के सारे निर्देश दे सकता है। ठीक है, हर एक मैटर पे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बारीक बारीक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लोग ये सोच सकते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स की सारी पावर्स अगर सेंटर के पास चली गई तो स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती होगी, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सस्पेंडेड बट ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है? आंसर इज नो, हटाया नहीं जाता है, सिर्फ सारा का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट। बहुत ऑब्वियस है दोस्तों, ऑब्वियसली जब पावर सारी सेंटर के पास आ गई तो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी लॉज अब कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा।
स्टेट गवर्नमेंट कैन कंटिन्यू मेकिंग लॉज बट दे कैन बी ओवररिडन बाय पार्लियामेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि ऐसा भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का पूरा अस्तित्व मिट गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, स्टेट गवर्नमेंट का अभी भी वहीं पे अस्तित्व है, अभी भी वो अपना काम जारी रख सकता है, अभी भी वो लॉस भी बना सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर जब कभी भी उसको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है या ऐसा कोई लॉ पास कर रहा है जिसको ओवरराइड करना चाहिए, बहुत आसानी से वो कर सकता है। दे आर वैलिड अंटिल 6 months आफ्टर इमरजेंसी इज एंडेड। और जो भी वो लॉज बनाएगा, ओवर राइड करते हुए लॉज बनाएगा, वो इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने के बाद तक अप्लाई वैलिड रहेंगे। ठीक, 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली इमरजेंसी खत्म होगी, तो जो सेंटर ने स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाए थे वो लॉज भी अपने आप लैप्स कर जाएंगे। ठीक, इसके बाद प्रेसिडेंट कैन आल्सो इशू ऑर्डिनेंसेस इफ पार्लियामेंट इज नॉट सिलेक्टेड। ऑब्वियसली ये तो हम पहले भी जानते हैं, प्रेसिडेंट के लेक्चर और चैप्टर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, यदि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ड्स को जरूर याद रखिएगा। प्रोमलगेट, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस को जारी करने का जो सही टर्म होता है दैट इज प्रोमलगेट। तो इन वर्ड्स को आप यूज करेंगे तो आपके आंसर्स अच्छे हो पाएंगे। तो ये आपके कुछ इफेक्ट्स हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सो हियर इट कम्स कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे जो इमरजेंसी से रिलेटेड पूरे डिटेल में लिखे हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद हम 44th की भी हम बात करेंगे कि उनमें क्या क्या प्रोविजंस थे, एक जगह पे हम डिटेल में देखते हैं। पहला, above executive and legislative provisions extend to the entire territory of India during emergency irrespective of whether the emergency is operating in entire territory। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करें। समझने की इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऊपर के इमरजेंसी के इफेक्ट्स देखे गए हैं, वो इफेक्ट्स पूरे के पूरे इंडिया यानी कि पूरी पूरी कंट्री एज अ होल पे अप्लाई होंगे। भले इमरजेंसी किसी पार्ट में एप्लीकेबल हो चाहे कंट्री में एप्लीकेबल हो, उससे कोई मतलब नहीं। प्रेसिडेंट भले ये डिक्लेयर कर दे कि इमरजेंसी एक पर्टिकुलर स्टेट में क्या कहते हैं एप्लीकेबल है, या कुछ 2-3 स्टेट्स में मिला के एप्लीकेबल है, या कोई एरिया डिफाइन कर दे, उससे मतलब नहीं है दोस्तों। इमरजेंसी देश के किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी में लगे, एंटायर टेरिटरी में लगे, उससे मतलब नहीं है। बट जो ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं वो पूरी की पूरी टेरिटरी पे एज इट इज अप्लाई होंगे। यानी कि मान लीजिए अगर केरला में इमरजेंसी नहीं भी लगी हुई है, प्रेसिडेंट ने सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लेट्स से उड़ीसा, 3 स्टेट्स में आपने मान लीजिए इमरजेंसी लगाई, और केरला में या पंजाब में इमरजेंसी नहीं भी लगाई, पर फिर भी जो ऊपर के लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव प्रोविजन है वो पंजाब और केरला के स्टेट में भी एप्लीकेबल होंगे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट्स के स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट के लॉज में भी लॉज बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों, इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है और गलतियां करता है। लाइफ ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years by 1 year at a time by the parliament। लोकसभा की लाइफ यूजुअली कितने साल की होती है दोस्तों? 5 साल की। लेकिन 5 साल के बाद भी अगर इमरजेंसी देश में लगी हुई है तो लोकसभा की लाइफ 5 साल के बाद भी एक्सटेंड की जा सकती है बाय 1 year बाय दी पार्लियामेंट एट अ टाइम, मतलब एक एक करके 1 year के लिए लाइफ एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि ये लिहाज से देखते हुए कि देश में इमरजेंसी लगी हुई है, नए इलेक्शंस कंडक्ट कराना हो सकता है कठिन हो, या हो सकता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी हो, तो इसलिए वो लोकसभा को पूरी पूरी राइट देते हैं कि आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करिए, 1 साल के लिए आप और एक्सटेंड अपना पीरियड कर लीजिए जब तक देश में इमरजेंसी खत्म नहीं होती है। तो ये जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई है, अगर उसे लगता है तो लोकसभा को एक्सटेंड भी करा सकता है। Extension and 6 months after emergency is ended, Parliament can also extend the term of any state legislative assembly. Extension and 6 months after emergency है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, कि जो एक्सटेंशन है ऑब्वियसली इमरजेंसी जैसे ही खत्म होगी उसके बाद सारे पुराने ढर्रे पे देश लौट आएगा, और उसके बाद जो एक्सटेंशन था वो 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। यानी कि 6 महीने के अंदर दोबारा से नए इलेक्शंस कराने पड़ेंगे इफ द इलेक्शन पीरियड हैज कम। सेम चीज एग्जैक्टली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी एप्लीकेबल है, कि अगर पार्लियामेंट को ये लगता है कि कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हमें आगे कंटिन्यू करवाना चाहिए, मान लीजिए उसका टर्म खत्म हो रहा है, इलेक्शन आ रहा है, उसे लगता है कि इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते ड्यू टू इमरजेंसी, तो वो उसके टर्म को 1 साल तक एक्सटेंड करवा सकता है एट अ टाइम। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो उसके 6 महीने के बाद फ्रेश इलेक्शन को कराना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 358 बहुत इंपॉर्टेंट राइट आर्टिकल है, सस्पेंशन ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आर्टिकल 19 क्या है। हालांकि जब फंडामेंटल राइट्स का मैं चैप्टर बनाऊंगा वहां पर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो उस लेक्चर में आप जरूर जाके देख सकते हैं। बट द
राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड। इसके बाद ऑल दी अदर फंडामेंटल राइट्स जो देश के हैं उन सभी को भी सस्पेंड किया जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि ये दोनों आर्टिकल्स क्या हैं। तो सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स का बहुत बड़ा चैप्टर है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हद से ज्यादा बड़ा है दोस्तों। उसके ऊपर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका मैंने बहुत डिटेल्ड और बहुत बड़ा लेक्चर मैंने बना रखा है, तो प्लीज आप वहां जाके उसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। बट जो हमारे देश के फंडामेंटल नागरिक के राइट्स होते हैं वो सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम, आर्टिकल 359। Article 19 is automatically suspended when national emergency is declared only on the grounds of external aggression or war and not on the grounds of armed rebellion. Extremely important again दोस्तों, आर्टिकल 19 इमरजेंसी पे सस्पेंड तो होता है लेकिन तभी सस्पेंड होता है जब इमरजेंसी को एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर के ग्राउंड्स पे डिक्लेयर किया गया है। यदि आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड्स पे इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है उस केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये सब छोटी छोटी बातें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वाज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन दोस्तों 42nd अमेंडमेंट एक्ट के मैंने आपको बता दिए, प्लीज आप इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या प्रोविजंस थे, इन्हें भी डिटेल में आप देखिए। पहला, President can suspend the right to move to court for the enforcement of Article 20 and 21. Only those laws which are related to the emergency are protected from being challenged and not other laws. बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि पहले भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यही है, प्रेसिडेंट इनको सस्पेंड नहीं कर सकता है। इमरजेंसी से रिलेटेड बाकी जो लॉज हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, राइट, बाकी राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन 2021 आर्टिकल जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे। एग्जीक्यूटिव एक्शन अंडर सच लॉज इज प्रोटेक्टेड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी लॉज इमरजेंसी से रिलेटेड बनाए गए हैं उनको उनके जो दायरे में अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। मान लीजिए मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और मान लीजिए मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा सस्पेंड हो गया। अब यदि कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई सरकार लेती है जो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एनक्रोच कर रहा है तो फिर इस एक्शन को, एग्जीक्यूटिव एक्शन को लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि लॉ यही कहता है कि आपके इमरजेंसी के टाइम राइट सस्पेंड किए जा चुके हैं। तब आप ये नहीं चिल्ला सकते हो कि भैया क्यों मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लिया गया। नहीं, कानून ये कहता है कि तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनेगा और इमरजेंसी के टाइम आपसे इसीलिए छीन लिया गया है, और क्योंकि छीन लिया गया है तो इसलिए अब एग्जीक्यूटिव एक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, अब लॉज उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड इन 1 month बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अर्लियर 2 months। यानी कि जो 1 month का मैंने आपको बताया था बात की, पहले भी मैं डिस्कस किया हूँ कि इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है उसको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर में अप्रूव करना पड़ता है। ये प्रोविजन भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। पहले ये पीरियड 2 महीने का हुआ करता था, लेकिन लोगों को लगा कि 2 महीने बहुत ज्यादा बड़ा टाइम है, उन्हें लगा कि इमरजेंसी का मतलब ये इमरजेंसी होता है कि भाई जल्दी एक्ट करने की जरूरत होती है, तो इसलिए टाइम लिमिट को और शॉर्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, तो 1 महीने के अंदर में ही अप्रूवल जरूरी है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में डाला गया। पीरियोडिक अप्रूवल बाय पार्लियामेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों कि 6 महीने तक इमरजेंसी खाली लागू होती है, उसके बाद उसको रीअप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं, बट एक जगह पे लिखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। तो अगर क्वेश्चन में आए तो आप उसको आंसर करने में सक्षम होंगे कि 44th का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दोस्तों नेशनल इमरजेंसी, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, 44th में उससे क्या प्रोविजंस है, ये सारी बातें मैंने आपको एक जगह पे बता दी। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी पे आते हैं विच इज प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल दोस्तों, प्रेसिडेंट्स रूल अगेन यूजुअली 1 साल के लिए तो बिना किसी पाबंदी के उसको आराम से लगाया जा सकता है, लेकिन 1 साल के बाद यदि उसको और एक्सटेंड करना है तो उसको 6 महीने एट अ टाइम के लिए एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस हैं। प्रेसिडेंट्स रूल के लिए क्या कंडीशंस है, पहला ये, नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन होल ऑफ इंडिया और इन स्टेट और इन एनी पार्ट इन स्टेट। यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल को 1 साल के बाद 6 महीने के लिए तभी एक्सटेंड किया जा सकता है यदि पूरे के पूरे कंट्री में या किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी चल रही हो।
अब क्योंकि पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी चल रही है, इसीलिए प्रेसिडेंट्स रूल अगर स्टेट में लगा हुआ है तो उसी इमरजेंसी की आड़ में उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा, इलेक्शन का ईसीआई मस्ट सर्टिफाई दैट द जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट कांट बी हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि संतुष्ट है और वो ये कहता है कि हमारे स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट कराना बहुत कठिन हो गया है, इंटरनल एग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, राइट्स होने वाले हैं, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, इलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, तो यदि उसे ऐसा इलेक्शन कमीशन को लगता है तो सेंटर को रिकमेंड कर कह सकता है कि भाई यहाँ पे हालात गंभीर हैं और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की लेजिस्लेटिव मशीनरी को चलाने के लिए जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए वो भी सही से नहीं कराए जा सकते हैं, और क्योंकि कराए नहीं जा सकते हैं तो फिर आप प्रेसिडेंट्स रूल को यहाँ पे एक्सटेंड कर दीजिए। तो दो केसेस में प्रेसिडेंट्स रूल को 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रेसिडेंट्स रूल के जब एप्लीकेशन है उसमें ये लिखा गया है कि जब भी प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो तब वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या होता है? क्या इसका ये मतलब होता है कि प्रेसिडेंट का जब मन में आए नींद से उठा के वो इमरजेंसी डिक्लेयर करा दे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले भी जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो तब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट्स रूल में क्योंकि कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी हुई है कि भाई उसके ग्राउंड्स क्या हैं, इसी वजह से इसका समय समय पे हमारे देश के इतिहास में बहुत बुरी तरीके से मिसयूज किया गया है सरकार के द्वारा। और उसके प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूजेस क्या हैं, वो उसकी भी रिपोर्ट जो है सरकार ने बनाने के लिए कमीशन पूरा बिठाया था जिसको सरकारिया कमीशन हमने नाम दिया है। सरकारिया कमीशन ने, और भी याद करिए सरकारिया कमीशन कहाँ पे मैंने बताया था, सरकारिया कमीशन मैंने आपको गवर्नर के चैप्टर में भी बताया था। गवर्नर को अपॉइंट करने के प्रोसीजर के जो गाइडलाइंस हैं वो भी सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किए थे। ठीक है। तो बेसिकली मिसयूज किया गया है, बट लेकिन फिर भी दोस्तों एक प्रोटेक्शन दी गई है कि जो सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है दैट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट अपनी उंगली नहीं कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी लगाई है वो सही नहीं है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो अपने जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको स्क्रूटिनी के अंडर डाल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये एक प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों शाह कमीशन डिड नॉट जस्टिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वैसे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लीजिए कि कमीशन बिठाया गया था शाह कमीशन। शाह कमीशन ने बोला था कि भाई इमरजेंसी जो है वो सही नहीं है, बहुत मिसयूज किया जाता है, इसमें राइट सस्पेंड किए जाते हैं, सरकार अपनी मनमानी चलाती है, लोगों को, सिटीजन्स को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, सो इमरजेंसी जो है अच्छा प्रोविजन नहीं है। बट फाइनली इसके रिकमेंडेशन को माना नहीं गया, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 355 दोस्तों कहता है सेंटर हैज अ ड्यूटी टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इज रनिंग इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स 355 जो आर्टिकल है उसके तहत सेंटर की एक ड्यूटी दी गई है कि वो इंश्योर करें कि हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। एंड इसी के एक्सटेंशन में आर्टिकल 365 में फाइनली कहा गया है कि प्रेसिडेंट कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही सेटिस्फाइड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कांट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्टिंग जब हुआ था इलेक्शन में तब भी मैंने प्रेसिडेंट्स रूल में आपको बताया था कि प्रेसिडेंट्स रूल दो आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट्स रूल का प्रोविजन देते हैं। एक आर्टिकल इज आर्टिकल 356 जो ये कहता है कि फेलियर या ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जब स्टेट में हो जाता है तो प्रेसिडेंट्स रूल को अप्लाई किया जा सकता है। एंड आर्टिकल 365 जो ये कहता है कि यदि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट सही से प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रन नहीं कर पा रही है या फिर सेंटर के सही से डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रही है, उस केस में प्रेसिडेंट्स रूल को लगाया जा सकता है। अब जिस प्रकार नेशनल इमरजेंसी के साथ प्रोविजन है ठीक उसी प्रकार प्रेसिडेंट्स रूल के प्रोविजन है। वो क्या है? इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। तो यहाँ पे जो है जो प्रोविजन है उसको समय का टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा दिया गया है। नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने के अंडर में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर एज प्रेसिडेंट्स रूल को अप्रूवल की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 महीने की होती है। मतलब सिर्फ 2 महीने में 2 महीने की होती है, 2 महीने तक के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए। अगेन सेम थिंग कि अगर लोकसभा को प्रोक्लेमेशन के टाइम पे डिसॉल्व कर दिया गया है तो 1 मंथ में रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसको दोबारा से लोकसभा रीअप्रूव कर सकता है, प्रोवाइडेड राज्यसभा हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड इट। और जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली है दोस्तों वो ये है कि प्रेसिडेंट्स रूल को अप्रूव करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, अनलाइक नेशनल इमरजेंसी जिसको अप्रूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, वेयर डिस अप्रूवल के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा की जरूरत पड़ती है।
लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल के अप्रूवल के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है। 6 months, if approved by both houses, can be extended for a maximum of 3 years with parliamentary approval every 6 months. तो दैट मीन्स 6 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के बाद प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम कितना समय के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है दोस्तों, ये भी प्रोविजन दिया गया 3 साल। ऐसा नहीं है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नेशनल इमरजेंसी जितना देर तक चाहे पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड कर सकता है, 6 6 महीने के इंटरवल में जब जब चाहे जितना जितना चाहे एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल के लिए इन्होंने बाउंड्री सेट कर दी है कि 3 साल से ज्यादा आप किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। और 1 ईयर के बियॉन्ड आप सिर्फ 2 ही कंडीशंस पे कर सकते हो। कंडीशंस क्या थी मैंने आपको पहले बता दी। इसके बाद रिवोकेशन कैन बी डन बाय द प्रेसिडेंट व्हेनेवर ही वांट्स, डज नॉट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन है दोस्तों कि रिवोक यदि करना है तो पार्लियामेंट की भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट अपने मन से जब चाहे तो प्रेसिडेंट्स रूल हटा सकता है। वो अगर कन्विंस्ड है कि अब प्रेसिडेंट्स के रूल स्टेट में लगने की जरूरत नहीं है तो वो हटा सकता है। और नाम नहीं समझ में आते दोस्तों, नाम से क्लियर है कि भाई प्रेसिडेंट्स रूल है भाई, तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट राजा बन गए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हमारे प्रेसिडेंट को दे दी गई हैं। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं प्रेसिडेंट रूल के टाइम? पहला, टेक दी पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। यह खाली गवर्नर की नहीं, कोई भी दूसरा और एग्जीक्यूटिव जो है, चीफ सेक्रेटरी ले लो, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी हो गए, कोई भी और एग्जीक्यूटिव अगर है या कोई मिनिस्टर हो गया, सबकी पावर्स किसके हाथ में आ जाती है? प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। कैन ट्रांसफर पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू दी पार्लियामेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यदि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो उसके पावर किसको दे सकता है? पार्लियामेंट को, कि भैया यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिफंक्ट हो चुकी है, सही से लॉज नहीं बना पा रही है, तो पार्लियामेंट जो है आप लोग लॉज बनाए। अदर ऑल नेसेसरी स्टेप्स, यानी कि प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई, जो जो नेसेसरी उसको लगता है सारे के सारे पावर्स प्रेसिडेंट को दे दिए गए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द सीएम इज डिसमिस्ड। यानी कि चीफ मिनिस्टर का सारा औकात खत्म हो जाती है, औचित्य खत्म हो जाता है। चीफ मिनिस्टर और उसका काउंसिल पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, एडवाइजरी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट कैरीज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर या चीफ सेक्रेटरी या जो भी एडवाइजरी होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनकी पावर्स उनसे छिन जाती हैं, पर प्रेसिडेंट के नाम पे वो सारे के सारे जो स्टेट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करते हैं। तो यानी कि डायरेक्शन प्रेसिडेंट देगा, पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में है, लॉज वही बनाएगा, लेकिन फाइनली उन लॉज को ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंट करने का काम है तो या तो गवर्नर करेंगे, या चीफ सेक्रेटरी, या कोई भी दूसरा एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट करेंगे वो करेंगे। Powers of High Court / constitutional provisions cannot be suspended by the president. Again बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों। जुडिशरी के चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये भी है कि हाई कोर्ट को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। भले ही आप स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स ले सकते हो, लेकिन जुडिशरी के ऊपर आप उंगली नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट को पावर्स को प्रेसिडेंट हाथ नहीं लगा सकता है, उसको बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं कर सकता है, वो एज इट इज यथावत रहेंगी। Ambedkar hoped that Article 356 would remain a dead letter and would be used only as a last resort. तो हमारे जो अम्बेडकर जी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, उन्होंने ये सोचा था कि प्रेसिडेंट्स रूल को बिल्कुल मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसको पॉजिटिव वे में यूज किया जाएगा। इट शुड रिमेन अ डेड लेटर। उन्हें लगा था कि भाई ये डेड लेटर की तरह रहेगा, कभी इसका हमारे देश के इतिहास में मतलब फ्यूचर में कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लास्ट रिजॉर्ट में जब बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, स्टेट की मशीनरी एकदम ब्रेकडाउन बुरी हालत में होगी, तभी यूज किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोविजन का समय समय पे बहुत बुरी तरीके से मिसयूज किया जाता रहा है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में भी हुआ है, अभी हमारे मोदी जी के गवर्नमेंट में भी हुआ है, जब आर्टिकल 370 धारा को हटाया गया था तब भी बहुत मिसयूज करके इस प्रोविजन का उन्होंने किया था। अब उसके बाद दोस्तों 1994 में एक एसआर बोमाई केस हुआ था। एसआर बोमाई केस में क्या हुआ था, अगेन मैं आपको सारे के सारे केसेस डिटेल में बताऊंगा, बट जहां जहां मैं बता रहा हूँ उसको आप जरूर अपने याद में बिठाते हुए चलें, प्लीज आपको याद रहेगा। एसआर बोमाई केस ने ये कहा था कि सेकुलरिज्म इज डिक्लेयर्ड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको नहीं पता कि बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन का क्या मतलब है तो प्लीज आप मेरा लेक्चर जाके बेसिक फीचर का देखें, मैंने बहुत डिटेल में वहां पर डिस्कस किया हुआ कि बेसिक फीचर का क्या मतलब है। तो एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर के अंडर डाल दिया, और अगर कोई स्टेट इंप्लीमेंट कर फेल होता है इंप्लीमेंट करने के लिए सेकुलर प्रोविजंस, देन प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि ये खाली एक सेकुलरिज्म पे ही नहीं, ये बेसिकली हर जगह पे एप्लीकेबल होता है कि यदि बेसिक फीचर जो भी स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन के हैं
वो हर स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन बेसिक फीचर को वायलेट करने वाला कोई भी लॉ ना बनाए। तो अगर ऐसा कोई स्टेट है जो ऐसा कोई भी लॉ बनाता है तो इट बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और एक लेवल के बाद हो सकता है उसी को हम बोल दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज ब्रोकन डाउन, और फिर उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट्स रूल को इम्पोज किया जा सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन था प्रेसिडेंट का लगाने का, दैट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक उसी प्रकार जो प्रेसिडेंट्स रूल है, प्रेसिडेंट्स रूल आल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। Satisfaction of president has to be based on relevant material, can be struck down if irrelevant, extraneous, nullified और perverse। ये तीनों प्रोविजन वहां भी थे, लगभग वैसे यहाँ भी हैं। तो कोर्ट को यदि लगता है कि irrelevant, extraneous, nullified है, perverse इस टाइप के कुछ भी ग्राउंड्स हैं प्रेसिडेंट्स रूल को डिक्लेयर करने के, तो कोर्ट जो है स्ट्राइक डाउन कर सकता है। सेंटर हैज टू प्रूव दैट रेलिवेंट मटेरियल एग्जिस्ट टू जस्टिफाई इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को प्रूव करना पड़ेगा कि रेलिवेंट मटेरियल है प्रेसिडेंट्स रूल को लगाने के लिए। कोर्ट कैन ओनली सी इफ द मटेरियल रेलिवेंट टू द एक्शन, कांट सी इफ इट इज करेक्ट और एडिक्वेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कोर्ट उसकी करेक्टनेस को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। कोर्ट ये नहीं बोल सकता है, कोर्ट ये जांच नहीं कर सकता है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हमको सामने वो सही है या नहीं है, कहीं फर्जी तो नहीं बना दिए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट अब किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगाना चाहता ही है, उसने ठान लिया कि नहीं मैं तो प्रेसिडेंट्स रूल लगा के ही रहूंगा। अगर उसे प्रेसिडेंट्स रूल लगाना ही है तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट या अर्जी फर्जी रिकॉर्ड्स कुछ भी अपने मन से बना के कोर्ट को पेश कर दे कि ये देखो ये ग्राउंड्स हैं, ऐसा ऐसा स्टेट में बुरा चल रहा है और इस वजह से हम यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट जो है मार खा जाता है कि कोर्ट ये चेक नहीं कर सकता है कि भाई उस डॉक्यूमेंट्स की, उस प्रोविजन्स की करेक्टनेस क्या है, सही है कि नहीं है, ये कोर्ट जांच नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि कोर्ट को जांच की पावर्स ही नहीं है। उसे सेंट्रल गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे रही है और जो बात बता रही है वो सही है, और उसी के बेसिस पे फिर कोर्ट को जज करना पड़ेगा कि भाई जो ग्राउंड्स बता रहे हैं ये उसके लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। State legislative assembly can be dissolved only after the parliament has approved the presidential proclamation. Until then, it can only suspend it. तो पार्लियामेंट को प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना पड़ेगा, अप्रूव करने के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको अभी बताया। सरकारिया कमीशन मैंने बता दिया कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू टेल अबाउट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। 1988 में प्रेसिडेंट्स रूल के प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज के लिए सरकारिया कमीशन को बिठाया गया। सरकारिया कमीशन ने बहुत सारे अपने रिकमेंडेशन और रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने कुछ प्रोविजंस बताए जहां पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूजेस को हम जान सकते हैं। प्रॉपर यूज ये है कि इफ देयर इज अ हंग असेंबली, मान लीजिए स्टेट में हंग असेंबली है और कोई भी गवर्नमेंट अपनी सही से गवर्नमेंट वहां पे सरकार बना नहीं पा रही है, सरकार बना नहीं पा रही है तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे, गवर्नेंस चलेगी कैसे। तो जब नहीं चल पाएगी तो ऑब्वियसली भाई वहां पे जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कराए और जो भी डिफिकल्टीज हैं उसको सॉर्ट आउट करे। पार्टी विच हैज द मेजॉरिटी डिक्लाइंस टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड गवर्नर कांट फाइंड अ कोalition मिनिस्ट्री कमांडिंग पावर। सेम चीज दोस्तों, मान लीजिए जो पार्टी है मेजॉरिटी में है लेकिन वो बोल दी कि मैं सरकार बनाऊंगी नहीं। अब उसने बोल दिया तो फिर भाई गवर्नर के पास पावर आ जाती है, गवर्नर कोएलिशन के लिए बाकी पार्टीज को बोल सकता है कि भाई आप लोग सरकार बना लो, लेकिन वो लोग भी भाई नहीं बना पा रहे सरकार गठबंधन करके। तो सरकार नहीं बन पा रही है तो मजबूरी है भाई कि भाई सेंटर को प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नेंस तो चलनी चाहिए स्टेट की। तो प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे लगना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन बाय सेंटर इज डिसरिगार्डेड बाय स्टेट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दी है स्टेट को और वो स्टेट को पालन करना अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन स्टेट कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है तो फिर उसको भाई प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट डेलिबरेटली एक्ट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टॉर्मेंटिंग अ वायलेंट रिवोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंटरनल सबवर्शन भी बोलते हैं दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा वायलेंट कोई रिवोल्ट हो गया, बहुत ज़्यादा कोई राइट्स हो गए, मास वो हो गया मूवमेंट जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डेलिबरेटली एक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनको भाई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डेलिबरेटली स्टेट गवर्नमेंट या तो चला गया या राइट्स हो गए, इस टाइप की कोई सिचुएशन आ गए, इंटरनल सबवर्शन जिसको हम बोलते हैं, उस केस में भी लगाया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस एंडेंजरिंग सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो यानी कि भाई सेम चीज़ अगेन दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट मना कर देता है कि नहीं भैया हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उसके तहत लॉज नहीं बनाएंगे, जो हमारा मन कर रहा है वो लॉज पास कर देंगे, जैसा हम चाहे वैसे अपनी मनमानी करेंगे। तो यदि इस टाइप के भाई बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन टाइप का रूल, डिक्टेटरशिप रूल, एक तरफा सरकार यदि बनने लगती है तो प्रेसिडेंट्स रूल डेफिनेटली स्टेट में लगाया जा सकता है। ऑल अदर रीजन द कंसिडर इम्प्रॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा यदि कोई भी रीजन सरकार देती है कि मैं स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा रहा हूँ,
कायदे से देखा जाए तो वो सारे के सारे रीजंस को सरकारी या कमीशन ने डिबंक कर दिया और कह दिया कि दीज ऑल रूल्स आर इम्प्रॉपर, सब गलत है, बाकी सब गलत है। यही वो प्रोविजन है जहां पे जिनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनली आप प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हो। ऑल द अदर प्रोविजंस आर थॉरोली यूजलेस, दे आर इम्प्रॉपर। कहीं ना कहीं सेंटर के कुछ इंटरनल मोटिव्स हैं अपने उन प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों प्रेसिडेंट्स रूल का पूरा काम कंप्लीट होता है। लास्ट प्रोविजन जो आता है हम दोस्तों डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में दोस्तों आज तक कभी भी लगाई नहीं गई है, ठीक है। अभी तक ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ भारत देश के कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत आई हो। लेकिन बहुत छोटा है और नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तब होता है जब क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। अगेन सेम चीज है दोस्तों, बोथ हाउसेज मस्ट अप्रूव द प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन विद इन 2 मंथ्स। तो यहाँ पे भी इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के 2 मंथ्स का टाइम दिया है। तो ये आप ये जरूर याद रखिए कि नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने का सिर्फ 1 महीने की विंडो है, वेयर एज प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों को अप्रूव करने के लिए 2 महीने की विंडो दी गई है। एंड अगेन लोकसभा यदि डिसॉल्व हुआ है तो 30 दिन यानी 1 महीने आपको फ्री कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रीअप्रूव करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आरएस अप्रूव्स इन द मीन टाइम। अगेन सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। स्पेशल मेजोरिटी दोस्तों सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में लगती है। फॉर बोथ अदर प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी खाली सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। Does not need parliamentary approval and can be revoked by president at any time, can continue indefinitely, parliamentary approval not required। बड़ा इजी है दोस्तों, रिवोकेशन यदि करनी है तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आगे कंटिन्यू भी करना है तो कंटिन्यूएशन के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। इनडेफिनेटली भी इमरजेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पैसा तो बहुत बड़ी चीज है। पैसा जब तक के भाई पैसे की पूर्ति नहीं हो जाती, जब तक किल्लत है, तब तक इमरजेंसी लगाई डेफिनेटली जा सकती है। इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है। डायरेक्शन ऑफ पार्लियामेंट कैन इंक्लूड प्रोविजन फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज अलाउंसेस ऑफ पर्सन सर्विंग द स्टेट। अब क्या क्या हो सकता है दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी में, क्या क्या पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। एक तो ये हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज और अलाउंसेस को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, कम कर दिया जाए। दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, गवर्नर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी फाइनेंशियल या मनी बिल्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होते हैं, यूजुअली वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्स यूजुअली प्रेसिडेंट के पास तक जाने की उनकी नौबत नहीं आती है। गवर्नर को ये पावर दी गई है कि गवर्नर को यदि लगता है कि कोई बिल वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना चाहता है तो वो रिजर्व कर सकता है, इंक्लूडिंग मनी बिल ऑल्सो। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में मनी बिल्स कभी भी प्रेसिडेंट के पास तक नहीं जाते हैं। बट लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी यदि होती है तो सारे के सारे मनी बिल्स जो भी स्टेट में पास होते हैं, कंपलसरी हो जाता है कि सभी मनी बिल्स प्रेसिडेंट के अप्रूवल के पास वहां पे जाएं। क्योंकि भाई आफ्टर ऑल हमारे देश का क्रेडिट और पैसा खतरे में है। तो क्रेडिट यदि खतरे में है तो ऑब्वियसली आपको वहां पे प्रेसिडेंट को दिखाना पड़ेगा और तब जाके सोच समझ के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। President can direct the reduction of salaries allowance of persons serving in the union, judges of Supreme Court and High Court। So even दोस्तों जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पैसे भी काटने की डायरेक्शन जो है प्रेसिडेंट दे सकता है। सेंटर गेट्स फुल कंट्रोल ओवर स्टेट फाइनेंशियल मैटर्स। स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स का पूरा कंट्रोल सेंटर के हाथों में आ जाता है, बजट से लेकर फंड से लेकर सब कुछ। ये कुछ प्रोविजन थे दोस्तों जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के हैं, बट अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की नौबत कभी आई नहीं है। भगवान से मैं यही चाहूंगा कि कभी आए भी ना दोस्तों, बट अगर कभी आती है तो दीज आर दी प्रोविजन जो उस टाइम पे अप्लाई किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक कन्वेंशन ये होता है कि कुछ एक नोट मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्वेंशन ये होता है कि प्रेसिडेंट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट इन कंसल्टेशन विद एमपीज ऑफ द स्टेट। जब भी प्रेसिडेंट स्टेट के लिए कोई लॉ बनाता है, खास करके तब जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वो ये एक कन्वेंशन माना गया है कि वो लॉज बनाते टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फ्रॉम दैट स्टेट को कंसिडर करेगा। यानी जो जो एमपी उस स्टेट से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन एमपीज को कंसल्ट करता है स्टेट से रिलेटेड लॉज बनाने में, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्टेट की इंटरनल सिचुएशन को और अच्छे से और डिटेल में जानते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट हमेशा उन लोगों को कंसल्ट जरूर करता है, उनको मान्यता देता है कि भाई आप लोग उस स्टेट से आए हैं और आपको ज्यादा ज्ञान है वहां की इंटरनल सिचुएशन का, तो प्लीज लॉज बनाने में मेरी हेल्प करिए। और इन्हीं लॉज को प्रेसिडेंट एक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रेसिडेंट रूल में जो वो लॉज बनाता है उसको प्रेसिडेंट एक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इन एक्ट्स के बारे में एक कोट लिखा था, अगर आप अपने आंसर में चाहे तो उस कोट को इंक्लूड कर सकते हैं। उन्होंने कहा था दे आर द वेरी लाइफ एंड ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि उन्हें ये लगा था कि एमपी के साथ कंसल्ट करके जो प्रेसिडेंट लॉ बना रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के
लिए है। तो आप कोट अगर लिखेंगे तो आपका आंसर और ब्यूटीफुल हो सकता है। तो दीज आर एवरीथिंग, दिस इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस दोस्तों। चैप्टर अगेन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीजें कवर की हैं, इंक्लूडिंग अप्रूवल, डिसअप्रूवल, रिवोकेशन, है ना, टाइम लिमिट, सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है, नेशनल इमरजेंसी का भी, प्रेसिडेंट्स रूल का भी, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी। मुझे उम्मीद है कि आप प्लीज इन चीजों को याद रखेंगे और प्लीज मेरे साथ बने रहिए, एंड रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज पढ़ते रहें, खुश रहें अपने जीवन में, और जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप अचीव करें, और अपने प्रेशियस जो लाइफ आपको कुछ ईयर्स मिले हैं जीने के, उनको वेस्ट ना करें दोस्तों। ह्यूमन लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, क्यों मिलती है, उस चीज को आप जरूर ध्यान से सोचें और उसको सही से उपयोग करें। सो गुड बाय, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा, अलविदा।